हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि आज हमारी क्लास बहुत दमदार होने वाली है। जैसे कि हम लोग बायो का चैप्टर लेकर के आए हैं, आनुवांशिकी। हाँ जी, इसमें बहुत सारे बच्चे डरते रहते हैं, उनके डाउट्स बना होता है कि कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता। हम पूरी आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, एकदम बोर्ड के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व किया जाता है, आपको कैसे रटना है, रटना का मतलब कि कैसे याद करना, मैं पूरा समझाऊंगा, ठीक है ना। तो सभी लोग एक बार वीडियो देखेंगे और लास्ट बार देखेंगे, मतलब कि आपको एकदम 100% मेरी गारंटी है समझाने की। आप एक बार देखोगे वीडियो, पूरे क्वेश्चन का डाउट्स क्लियर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सभी को कैसे है? हाय, सब मस्त, सब बढ़िया ना? सब लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही है मस्त एकदम। पेपर आने वाला है, नो टेंशन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं ना, बहुत अच्छा पेपर होगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं अनुवांशिकी चैप्टर से। अनुवांशिकी में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, कैसे उसको लिखना है, कैसे आपको समझना है, बहुत ईजी तरीके से। पूरी वीडियो देखिएगा, एक बार में समझ में आएगा, ये गारंटी मेरी है, एक बार में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास। तो देखिए हम लोग चैप्टर जो है वो है अनुवांशिकी, ठीक है ना। अनुवांशिकी चैप्टर का नाम है बच्चों अनुवांशिकी। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। देखो ध्यान देने स्पेलिंग पर, गलत ना होने पाए। जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं अनुवांशिकी। 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। इसमें छोटे क्वेश्चन से लेके मैं बड़ा क्वेश्चन तक चलूंगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन तक चलूंगा। पहला देखो जो क्वेश्चन है, फटाक से आप बताओ अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी के जनक बताओ बच्चों। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में तुरंत आ जाना चाहिए। अनुवांशिकी के जनक, ठीक है, जनक। तो आप किसको बताओगे? ग्रेगर जॉन मेंडल ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। सही लिखा हूं क्या? यस, ग्रेगर जॉन मेंडल, ओके राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर इस पे बनता है, इस क्वेश्चन को ध्यान दो बच्चों। एक क्वेश्चन और बनता है, थोड़ा सा इधर उधर घूम रहा है क्या? ओ माय गॉड, थोड़ा सा अंतर हो गया बच्चों, थोड़ा सा देखिए, मैं इसको सही कर देता हूँ तो सही हो जाएगा। सही हो जा रे बाबू, सही हो जा, ठीक है, ओके। क्या यार, चलिए तो देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक क्वेश्चन बताओ, अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था? शब्द कौन दिया था बताओ। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था, तो इसका नाम हो जाएगा बैटसन। किसने दिया था बच्चों? बैटसन ने दिया तो 1905, याद रखिए, कभी कभी ये पूछा जाता है। बैटसन ने दिया तो 1905, जबकि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। 1 नंबर का क्वेश्चन। फिर देखिए इसमें से क्वेश्चन और बहुत, एक नंबर को पहले मैं कवर करता हूँ, एक नंबर को मैं सॉल्व करता हूँ। दूसरा, एक बार ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल का प्रयोग किसमें था? एक्सपेरिमेंट किसमें था? इन्होंने किस पे प्रयोग किया? जल्दी कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। प्रयोग किस पर किया था? मटर के पौधे पर ना, मटर के पौधों पर इन्होंने किया था बच्चों। और मटर के पौधे याद रखें, इसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम, पी प्लांट या पाइसम सटाइवम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने प्रयोग कब किया था, किस सन में? तो कहता है इसका प्रयोग था किस में भैया बताओ। इनका प्रयोग था 1856 से 63 के बीच ना, 1856 से 63 के बीच था, ठीक है। याद रहेगा, एकदम याद रहेगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, अब इन्होंने ये बताया कि मटर के पौधे, अगला क्वेश्चन ये कहता है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि मेंडल ने मटर के पौधे का क्यों चुना था, ऐसे पूछ लेता है। मेंडल ने मटर के पौधे क्यों चुना, है ना।
किस लिए उन्होंने सेलेक्ट किया, अपने प्रयोग में सेलेक्ट क्यों किया। तो देखो पहला नंबर इसका सिलेक्शन बताइएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मतलब जो है इसका मतलब ये सीड कितने महीने में देता है, तो कहता है कि 3 से 4 महीने में बीज दे देता है। तो इसका जनरेशन कितना होता है, 3 से 4 माह, ठीक ना बच्चों। अरे भैया 3 से 4 महीने में इसका बीज बन जाता है। अगर आप आज बोगे 3 से 4 महीने में पक करके आ जाएगी मटर, ठीक है। 3 से 4 माह में ये आ जाता है। तो एक साल में 3 से 4 बार प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, इसे हर एक स्थान पर उगाया जा सकता है, यानी वनस्पति होता है, फसल वनस्पति होता है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, ये कैसे होते हैं, द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी, ठीक है ना बच्चों, द्विलिंगी होता है, याद रखिएगा। द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब एक ही पुष्प में दोनों भाग होते हैं। मतलब द्विलिंगी का मतलब है क्या है, एक पुष्प में दोनों भाग होता है। दोनों को मतलब मेल और फीमेल दोनों भाग होता है, ठीक है। याद रहेगा ना भाई, याद सारी तो हम लोग जानते हैं। तीसरा क्वालिटी क्या है, अब इसमें देखिए, इसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों होता है। तो प्राकृतिक तरीके से इसमें क्या होता है, स्वपरागण, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं स्वपरागण और दूसरा परपरागण, ठीक है ना, परपरागण दोनों पाया जाता है। तो आसान है, ठीक है। अगला चौथा है, ये शुद्ध नस्ली होते हैं, शुद्ध नस्ली। अच्छा, शुद्ध नस्ली समझते हैं ना बच्चों, शुद्ध नस्ल के होते हैं, शुद्ध नस्ली समझते हैं ना, शुद्ध नस्ली समझते हैं ना बच्चों, बताओ। शुद्ध नस्ली का मतलब ये होता है कि अपने वंश में ये कैरेक्टर को नहीं खोते हैं। नहीं खोने का मतलब क्या है, अगर छोटा पौधा है तो उसके बीज को जितनी बार भी बोएंगे तो वो छोटा ही रहेगा, ठीक है ना, मतलब जितनी बार बोते हैं छोटा। अगर कोई ऐसे मटर के पौधे को बोए जिसका फ्लावर का कलर यानी उसके पुष्पों का रंग बच्चों सफ़ेद हो, तो वो हमेशा सफ़ेद ही होता है, मतलब चाहे जितनी जनरेशन तक बोए, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई खेती बाड़ी की बात। तो शुद्ध नस्ली होते इसलिए इसको कहा जाता है। अगला चलते हैं बच्चों, इसमें से देखो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि जो इनके लक्षण क्या, मटर के लक्षण क्या है। तो मटर के लक्षण में देखो 7 तुलनात्मक लक्षण है, 7 मटर के 7, ठीक है, 7 तुलनात्मक लक्षण होते। कितने लक्षण, 7 तुलनात्मक लक्षण होते बच्चों। कुल कितने कैरेक्टर्स हुए, 7 तुलनात्मक माने 14 कैरेक्टर्स हुए। 14 लक्षण दिखाई दिया था। जो कैसे था, शुद्ध नस्ली था। जो कैसे था, शुद्ध नस्ली था। शुद्ध नस्ली का मतलब समझते हो ना, शुद्ध नस्ली का मतलब होता है अपने वंश में वो शुद्ध होते हैं, ठीक है, उनमें कोई मिलावट नहीं होती। अच्छा, इसमें से 7 में से एक बार पूछा कि 4 लक्षणों को बताइए, है ना। तो 7 लक्षण कौन कौन से होते हैं। पहला बच्चों, तनों की लंबाई, किसकी लंबाई, क्यों बच्चों, किसकी लंबाई, मटर की। भाई हमार तो वहां लंबाई की बात नहीं कर रहा, ठीक है, तनों की लंबाई की बात कर रहा है। तो कैसे दिखाई दिए थे, कुछ लंबे, है ना, और कुछ बौने। अब इसका मतलब क्या है, देखो इनके पॉपुलेशन में अगर तुम कहो गेहूं चले जाओ, ठीक है, गेहूं के खेत में चले जाओगे, तो गेहूं के खेत में क्या करोगे, देखोगे गेहूं के खेत में आपको जाना है, गेहूं के पौधे देना नहीं। ऐसे मत बनो कि गेहूं के खेत में हम लोग क्या चरने जाएंगे का, कोई सांड है का। गेहूं के खेत में या मटर के खेत में जब जाओगे बच्चों, तो आपको देखेंगे, आप ये देखोगे कि मटर और गेहूं के कुछ पौधे लंबे होते हैं और कुछ बौने होते हैं, राइट ना, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने देखा कि जो मटर की पॉपुलेशन है, जो अर्थ में पॉपुलेशन जितनी भी उनकी ब्रीड है, नस्लें हैं, वो अलग अलग है, ठीक है ना। अलग अलग का मतलब कुछ लंबे वाले होते हैं, कुछ बौने वाले होते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत समझदार हो तुम लोग। जैसे आप धान ले लो, गेहूं ले लो, उसकी नस्ल होती है कि नहीं। कुछ धान बासमती, कुछ मोटी वाली, कुछ पतलकी वाली, कुछ मझिलकी वाली, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो सेकेंड नंबर हम लोग चलते हैं बच्चों, ध्यान दो।
तनों की लंबाई के बाद इन्होंने दूसरा लक्षण इन्होंने बताया। देखो तनों की लंबाई एक था तुलनात्मक है, लंबे और बौने, तो 7 तुलनात्मक यानी 14 लक्षण थे। फिर इसमें कहा गया पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति यानी पुष्प की स्थिति का मतलब पुष्प कहाँ पर स्थित है ना। तो देखो अगर पौधे में, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पौधे में बच्चों अगर देखो जहां से शाखा निकलती है वहां पे पुष्प खिलता है, किसी किसी में शाखा के ऊपर पुष्प खिलता है। 2 तरीके होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अक्षी। क्या बोलते हैं? अक्षी। और इसे बोलते हैं अंत्य। अंत्य, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो 2 है, एक है अच्छी होता है, अच्छी माने जहां शाखा निकलती है वहां से निकलता है, ये वाला। और अंत का मतलब जहां पे मतलब शाखा के अंत का मतलब ये होता है टर्मिनल। टर्मिनल मतलब ब्रांच के सबसे ऊपरी भाग में। तीसरा नंबर देखो, फिर कहता है पुष्प का रंग। बताओ बच्चों फटाफट, पुष्प का रंग। हेलो बच्चों, पुष्प का रंग कैसे दिखाई दिया? कैसे दिखाई दिया? कैसे बताओ? बैगनी और सफेद ना, बैगनी और सफेद दिखाई दिया। चलो अगला देखो, चौथा। फिर फली का, फली माने पुर माने फल। अबे भाई जो मटर की फली का मतलब जो ऐसे पूरा छिमिया होती ना, हमारे तरफ तो छिमिया बोले थे, अब तुम्हारे तरफ क्या बोलते तनी बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ये पूरे की बात कर रहा है, तो इसे लिखा फली पुर, ठीक है। फली का आकार, फली का आकार कैसे है? तो हम लोग मटर में देखते हैं कोई ऐसे रहता है और कोई मटर जो है ना सर ऐसे। हाँ सर, अभी मटर चल रहा है, जाए कि देख लो। हाँ, घर में लाया ना मटर की सब्जी बनाओगे आज? चलो कभी बनाना ना तो मुझे बुलाना जरूर, क्योंकि मैं मटर और पनीर खाता हूँ। तो ये वाला, तो इसका फली का आकार जो है कैसे दिखाई दिया? फली का आकार फूला हुआ और दबा हुआ। कैसे दिखाई दिया बच्चों? दबा हुआ और फूला हुआ। तो इसमें कहेंगे कि फूला और दूसरा हुआ दबा हुआ। दबा का मतलब बीच बीच में ऐसे ऐसे बीच बीच में दबा दिखाई देता है ना। तो अगर 5वां नंबर चलते हैं, फली का रंग। फली का इसका रंग कैसे दिखाई देता है? अरे यार तो पगलो आदमी बता दी। फली का रंग, तुम तो बहुत पढ़े लिखे इंसान हो भाई साहब। तो फली का रंग कैसे कहता है हरा और पीला, है ना बच्चों, हरा और पीला। अब एकदम पीला नहीं दिखाई देता, कहते अरे सर हल्का सा पीला रहता है ना भाई साहब, ज्यादा नहीं रहता, हल्का सा रहता। 6 नंबर बताओ बच्चों, बीज का आकार कैसे दिखाई दे? बीज का आकार, अरे सर एकदम सीधी सी बात है, बीज का आकार गोल रहता है ना, यस। और क्या हो रहता है? झुर्रीदार का मतलब होता है विंकेड, ठीक है, दबा। अच्छा हरियर के ही मटर खाए हो ना? कौन वाली जो हम लोग जो है मार्केट में मिलती है ना, खाए हो कि नहीं खाए? खाए। तो वो होता है झुर्रीदार, दबा बीच बीच में, अरे ऐसे समझ लो गोला और ऐसे दबा हुआ, बिल्कुल सही। 7वां आता है बीज का रंग। बीज का रंग कैसे दिखाई देता है बच्चों? बीज का रंग कैसे दिखाई दे? पीला और हरा। हाँ सर सही बात है। तो ये 7 लक्षणों में एक बार 4 लक्षण पूछा था बच्चे, 4 नंबर का। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगले क्वेश्चन की रुख करते हैं, जल्दी से करें, जल्दी हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन आना है। तो इतना हुआ, चलिए अगले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तब तक एक क्वेश्चन बताओ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फटाफट बताओ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अरे तुमका तो नींद आवत रहा थी, लिखिए हो कहा तुम लोग, ठीक है ना। इतना आज का गदेल आलसी होगा ना, वो कहा थे शॉर्ट वीडियो में सब कुछ मिल जाए हमका, शॉर्ट वीडियो है। अबे यार तुम लोग जीवन में शॉर्ट वीडियो करोगे भाई साहब। आजकल बच्चे ये सोचता है कि बस सर एक शॉर्ट वीडियो आ जाए हम लोग देख ले, शॉर्ट वीडियो में समझ जाएंगे। इस तरह नहीं होता बच्चों, तुम लोग अधूरा ज्ञान पे आ रहे हो। चलिए तो पहला इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक जीन का प्रयोग। क्या बोलते हैं? एक जीन का प्रयोग। देखो इसको कई अलग अलग तरीके से बोला गया, एक जीन का प्रयोग, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड
हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं या इसको एक और नाम से जानते हैं। हाँ देखिए पेपर में कई नाम से पूछ सकता तो मैं कई नाम लिख दिया, तुमको डरने की बात नहीं है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक जीन का प्रयोग, या इसे हम लोग कहते हैं इसका नाम क्या है, एक जीन के प्रयोग के साथ साथ इसे एक नाम और बहुत सुंदर नाम देते हैं, क्या नाम है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक जीन का प्रयोग। अभी इतना समझो, मुझे याद नहीं आ रहा बच्चों उसका नाम क्या है, चलो आगे मैं अभी बताऊंगा, ठीक है आगे बताऊंगा, ठीक है। एक संकरण, हाँ सॉरी यार, एक संकरण का प्रयोग, एक संकरण का प्रयोग, सॉरी बच्चों सॉरी, देखो एक संकरण का प्रयोग ऐसे दे सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए डिफिनीशन क्या है, 7 अनुवांशिक लक्षण थे, मैं इसको मिटा दिया। अब देखो मैं डिफिनीशन कह रहा, मटर के 7 तुलनात्मक लक्षणों में से 7 तुलनात्मक, ठीक है 7 तुलनात्मक लक्षणों में से किसी एक लक्षण को लेकर के, जैसे हम लोग कहेंगे मेंडल के मटर के 7 तुलनात्मक लक्षणों में से किसी एक लक्षण को लेकर उनके बीच क्रॉस कराने को एक संकरण का प्रयोग कहते हैं। अब देखो कैसे, जैसे हम लोग एक छोटा पॉइंट लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं तनों की लंबाई, तनों की लंबाई की बात करते हैं बच्चों, तनों की लंबाई की बात करते हैं। तो तनों की लंबाई कैसे है, तुलनात्मक लक्षण है, मतलब कि आपको एक लंबे पौधे दिखाई देंगे लंबे और दूसरा बौना दिखाई देगा, तो इन्हीं दोनों के बीच क्रॉस कराने, लंबे और बौने के बीच क्रॉस करा दो। तो उन्होंने क्या किया, लंबे पौधे के परागकण को लेकर के बौने पौधे के स्टिग्मा में छोड़ दिया, मतलब ये किया कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी, इसे बोला कि ये शुद्ध लंबे हैं और ये शुद्ध क्या है, बौने हैं, ठीक है ना, ये शुद्ध बौने हुए और ये शुद्ध लंबे हुए बच्चों, ठीक है ना, शुद्ध लंबे और बौने। तो उन्होंने अब इन दोनों के बीच क्रॉस किया, देखो फटाक से, यही एग्जाम में आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसे बोला गया F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन। बच्चों ये आरेख बनाने के लिए एग्जाम में पूछता है, कंफर्म है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में बनाने के लिए कई बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। चलिए F1 पीढ़ी में उन्होंने देखा कि सभी पौधे लंबे दिखाई दिए, कैसे, यहाँ पे लिख दो कि सभी पौधे यहाँ पर F1 जनरेशन में लंबे होते हैं, है ना बच्चों, तो F1 जनरेशन में लंबे होते हैं। अब इसी में स्वपरागण होने दिया, स्वपरागण का मतलब क्या होता है, उस एक ही पुष्प में जब दो मेल और फीमेल दोनों होता है तो स्वपरागण कर लेता है। तो स्वपरागण के बाद इन्होंने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन्होंने देखा स्वपरागण करने पे इसमें क्या आया, लंबे और बौने का रेशियो क्या आया, तो इन्होंने ये बताया कि कैपिटल टी इन दोनों को क्रॉस कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी और देन स्मॉल टी, ठीक है। इसे उसने कहा F2 पीढ़ी, F2 जनरेशन की बात किया। तो इसमें देखो 3 लंबे थे, है ना बच्चों, कैसे कह सकते हो, और एक बौने थे, है ना बच्चों, कैसे कह सकते हो। अरे भाई साहब एकदम तुम लोग पगले हो क्या, देखो कैपिटल टी कैपिटल पे लंबे ही होते हैं, सीधी सी बात है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी पर भी हम लोग यहाँ पे लंबे लिखे, तो यहाँ दोनों के लिए लंबे लिख देंगे। तो इसका रेशियो पूछता है यहाँ पे, तो कितने हुए, 3 लंबे और एक बौने, तो इसका रेशियो होता है 3:1। क्या होता है, 3:1। अगर ऐसे पूछते हैं कि एक जीन का प्रयोग या एक संकरण प्रयोग में F2 जनरेशन का रेशियो क्या था, तो 3:1, 3 लंबे और एक बौने, राइट ना, यही क्वेश्चन पूछता है, ये आरेख बनवाता है। तो ये फटाक से देख लीजिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहता है, ध्यान से सुनिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर लाइट थोड़ा सा नाटक कर रहे बच्चा, इसलिए सॉरी। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, इसी पर लेकर के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये है, जैसे एक इसमें से कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे इससे रिलेटेड, जैसे हम लोग कहेंगे प्रबलता का नियम, ठीक है, प्रबलता का नियम, या हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी, ठीक है, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, ठीक है, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार लगा लेना भाई साहब, एकदम स्टार लगाने, एकदम क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रभाविता का नियम ये कहता है
जब दो तुलनात्मक सुनना, जब दो तुलनात्मक, हेलो बच्चों, एक कैपिटल टी लंबे के लिए, स्मॉल टी बौने के लिए, जब दो तुलनात्मक लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में, किसमें, F1 पीढ़ी में दो तुलनात्मक लक्षणों में से जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रबल लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या, कौन दिखाई दिया, सन लंबे है, टाल दिखाई दिया था, तो टाल क्या है, प्रबल, ये क्या है, प्रबल लक्षण है, प्रबल लक्षण है बच्चों, प्रबल है यानी डोमिनेंट है। और ये वाला क्या है, अप्रबल है, अप्रबल का मतलब बच्चों रिसेसिव कैरेक्टर्स है। तो ऐसे उन्होंने कहा प्रभाविता का नियम, उसने क्या कहा कि ऐसे जब हम दो तुलनात्मक किसी भी पौधे के बीच लक्षणों में, दो तुलनात्मक लक्षणों में क्रॉस कराते हैं तो हमेशा उनमें से एक ही लक्षण F1 जनरेशन में दिखाई देता है। अरे भाई साहब ऐसे समझो, जैसे मान लो पापा के आंखों का रंग ब्लैक है और मम्मी के आंखों का रंग ब्राउन है, ठीक है, तो अब उन दोनों में से अगर बच्चे के आंखों का रंग मान लो ब्राउन हो गया, है ना, ब्राउन हो गया, तो दो पापा मम्मी में से किसका लक्षण दिखाई दिया, हम कहेंगे मम्मी का दिखाई दिया, है ना, मम्मी का दिखाई दिया, तो हम मम्मी का दिखाई दिया, नहीं, मम्मी का जीन प्रबल है ना जी, एकदम सिंपल सी बात है। ऐसे चल, तो जैसे अगर तुम मान लो कोई बच्चा शादी कर ले रसियन से, है ना, रसियन लड़की से शादी कर ले, उसके बच्चा जो रसियन हुआ F1 पीढ़ी, मतलब उनके बच्चे रसियन जैसे हुए, तो किसका जीन डोमिनेंट है, उसका, रसियन का। मान लो इंडिया वाले का जीन काला भूत हो जाए, ठीक है, तो किसका जीन डोमिनेंट है, इंडिया का है, ठीक है, ऐसे होता है। अब इधर चलो, तो प्रभाविता का नियम इसे कहते हैं दूसरा। तो उन्होंने कहा कि अगर दो तुलनात्मक में से क्रॉस कराते तो हमेशा एक ही लक्षण इन दोनों में से एक ही लक्षण दिखाई देता है, ऐसा ही नियम होता है, उसने कहा। तो इसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरा हम लोग कहते हैं, दूसरा ध्यान से सुनिए, इसी का आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का मतलब होता है बच्चों, इसे एक विसंयोजन का नियम, एक और नाम देते हैं विसंयोजन का नियम। अब विसंयोजन का नियम या पृथक्करण लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करता है। देखो इन्होंने कहा कैसे, इन्होंने कहा कि भाई साहब जब हम दो तुलनात्मक जीन को देखते हैं F1 पीढ़ी में, तो उन्होंने कहा कि जब कोई दो तुलनात्मक जीन, जब कोई, ये किसके लिए, टाल के लिए, ये डार्फ के लिए, लंबे के लिए, बौने के लिए तुलना है ना भाई साहब, है ना भाई साहब, ये दोनों तुलनात्मक लक्षण है ना। तो अगर इसने कहा कि अगर टाल के लिए, डार्फ के लिए दोनों तुलनात्मक है, ठीक है, अब दोनों तुलनात्मक है, तो उन्होंने कहा जब दो तुलनात्मक लक्षण कई पीढ़ियों तक साथ रहते हैं फिर भी वो प्योर होते हैं, मतलब एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, एक दूसरे में मिलते नहीं है, लेकिन जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं तो अपनी अपनी शुद्धता को फिर से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, तो देखो ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों पहले इनकी दोस्ती हुई, मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दोनों की दोस्ती आई, लेकिन दोनों की दोस्ती में ये प्रबल है, ये अप्रबल, मतलब इसका लक्षण दिखाई देता है, इसका लक्षण नहीं दिखाई देता, लेकिन उनकी दोस्ती ऐसे टूट गई, मतलब टूट गई, तो ये अपने लक्षण को शो करेगी, ये अपने लक्षण को शो करेगा। कैसे, देखो कैपिटल टी, यहाँ से देखो कैपिटल टी और यहाँ देखो कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर देन कैपिटल टी स्मॉल टी, अब देखो स्मॉल टी। हेलो बच्चे, इन दोनों को देखो, तो ये अपनी अपनी शुद्धता को फिर से प्रदर्शित कर रहे थे, क्योंकि ये पेरेंट की तरह देखो हो गया और ये भी पेरेंट की तरह हो गया, लेकिन जब तक ये एक दूसरे के साथ थे, प्रेम में बंधे थे, तब तक इसी का कैरेक्टर्स दिखाई दे रहा था, इसका नहीं दिखाई दिया। तो ये गुस्सा हो गई, इससे दोस्ती खत्म की और अपने अपने लक्षण को प्रदर्शित किया। तो पृथक्करण या विसंयोजन का नियम कहता है कि जब दो तुलनात्मक जीन कई पीढ़ियों तक एक साथ रहते हैं, लेकिन जब वे एक दूसरे से अलग होते हैं तो फिर से अपनी अपनी शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं, इसे ही विसंयोजन का नियम कहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। इसे युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ओके,
जो मैं बोल रहा हूँ ना भाई साहब वही आपको लिखना है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ ना वही सेम लिखना है, आप किताबों की कीड़ा मत बनो, ठीक है ना, एकदम सिंपल था। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाक से स्टार मार लो। यस सर मार लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है सर दूसरा क्वेश्चन ये है बैक क्रॉस और दूसरा आता है टेस्ट क्रॉस। दो क्रॉस है बच्चों, इसे हम लोग देखो। बैक क्रॉस का मतलब ये होता है जब हम F1 पीढ़ी के पौधे, F1 जनरेशन के पौधे को किसके साथ क्रॉस कराते हैं, जनक के साथ। जनक मतलब दोनों, जनक मतलब कैपिटल टी आर अथवा स्मॉल टी दोनों के साथ कराते हैं, इसे हम लोग बैक क्रॉस कराते हैं, ठीक है। दूसरा टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस F1 पीढ़ी के पौधे। अब देखो मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, बोल रहा हूँ, आपको उसी तरह लिखना। टेस्ट क्रॉस क्या है तो आप लोग को लिखना जब F1 पीढ़ी के पौधे को लेकर जनक के अप्रबल के साथ, अप्रबल का मतलब होता है स्मॉल टी के साथ कराते हैं, तो उसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं ना। जैसे इसका आरेख खींच लो, कभी आरेख खींचने कहता है। जैसे F1 पीढ़ी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, सीधी बात है। जनक क्या है, कैपिटल टी या तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों साथ क्रॉस कराओ। कैपिटल टी यस सर, कैपिटल टी यस सर, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर तीसरा आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देखो है ना, तो सभी कैसे दिखाई दिए, टाल दिखाई दिए। अब यहाँ पे देखो क्रॉस करो, F1 पीढ़ी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जनक का प्रबल स्मॉल टी, क्रॉस कराओ। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर देन कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर देखो स्मॉल टी, और फिर से देखो यहाँ पे स्मॉल टी है ना बच्चों, ये दिखाई दिया। यानी 50% आपको टाल दिखाई देगा, 50% भौने दिखाई देगा, राइट ना। तो ये कभी आरेख खींचने को भी आता है, खींच लोगे आप, बहुत चुन्नू मुन्नू बच्चों, ये बहुत छोटी सी बात है, इतनी बात को टेंशन ना लेते हैं ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनिएगा, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मैं सभी को डिस्कस कर रहा हूं धीरे धीरे। क्वेश्चन इसमें देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि जैसे सिंड्रोम क्वेश्चन आ जाता है, क्या आता है, सिंड्रोम याद है। चलिए सिंड्रोम 3 होते, 3 में से एक जरूर आएगा, सिंड्रोम, जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्री विकार। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुणसूत्री, हिंदी में गुणसूत्री विकार माने रोग होता है, गुणसूत्री विकार, या इसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या नाम बोलते हैं बच्चों, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ओके, तो 3 सिंड्रोम है। पहले होता है डाउन सिंड्रोम। क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। यस बोलो बच्चों, फटाक से बताओ बच्चों, इसमें क्या होता है। दूसरा होता है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम है ना, दूसरा होता है टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है। तीसरा होता है क्लाइनफेल्टर स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हेलो बच्चों, इसमें देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं सर, 23 जोड़ी होते हैं, 23 पेयर में होते हैं। यस, अब कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो होता क्या बच्चों, जैसे 1 पेयर डॉट 2 पेयर डॉट 21 पेयर। जब 21 पेयर आता है तो उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, ठीक है ना। अब फिर 22 वाला उसी तरह होता है, 23 वाला उसी तरह होता है। तो इसमें होता क्या, 21 में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, तो टोटल क्रोमोसोम कितना हो जाता है, 47 हो जाता है, ठीक है, एक बढ़ने की वजह से, ठीक है। यस, इसे त्रिसूत्रण भी कहते हैं, एक इसमें ट्रिपल आ जाता है, त्रिसूत्रण भी कहते हैं, ट्राइसोमिक बोलते हैं, ट्राइसोमिक। देखो अब ये 47 हो जाता है। ऐसे बच्चा कैसे हो जाता है, इसका कद माने छोटा, बौना हो जाता है, कद छोटा हो जाता है। माथा बच्चों, माथा चौड़ा हो जाता है, उंगलियां छोटी हो जाती हैं, ठीक है, जीभ मोटी हो जाती है, गर्दन छोटी हो जाती है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में देखिए, टर्नर सिंड्रोम में
जैसे x1 2 पेयर एंड देन 22 एंड देन 23। तो इसमें क्या होता है 23 क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 23 में पेयर वाले में एक कम होता है तो कितना हो जाएगा 45 गुणसूत्र हो जाएगा बच्चों, एक क्रोमोसोम घट जाएगा। तो ऐसे लड़की जो होती है बौनी हो जाती है, ठीक है, लड़की ऐसी बौनी हो जाती है, याद रखिएगा। अब इसमें देखो बच्चों क्या होता है, इसमें लड़की बौनी हो गई, चलिए यस सर। अब इसमें देखो कहता है ये वाला चीज समझिएगा, देखो ऐसे देता है XX प्लस XO, तो किसके लिए डिनोट हो रहा है, आप कहोगे XX तो 22 तक है, 22 जोड़े तक, ये 23वीं जोड़ी को बता रहा होता है। तो जहां पे अब्सेंट होगा ये ओ नहीं रे गधे लो, वो नहीं है, ये अब्सेंट वाला चीज है। हाँ तो ये अब्सेंट कर दिया, अरे बाप रे ये लड़की है बौनी हो गई, देख लो है ना अब्सेंट, ये वाला सिंबल है, थोड़ा याद रखिएगा। अगला क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों 23 पेयर में 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर डॉट 23 पेयर में एक वाई एक्स्ट्रा आ जाता है। तो कितना हो जाएगा 47, है ना। अब देखो अब बड़े कमाल की ढक्कन की बात हो रही है, 23 वाले में एक वाई एक्स्ट्रा आ जाता है। जब वाई एक्स्ट्रा आ जाता है तो इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, 47 ही होता है। अब इसका सिंबल क्या है बच्चों, इसका सिंबल हम ऐसे करेंगे, इसका सिंबल XX प्लस XXY ऐसे दे दे, ये ऑटोसोम वाला 22 जोड़े तक, ये 23वीं जोड़ा ऐसे देगा सिंबल, क्योंकि कई बार सिंबल से क्वेश्चन भी पूछा गया। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ऐसे लोग कैसे होंगे, ऐसे लोग देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देंगे, जैसे आधा उनका चेहरा मतलब आधा लड़की की तरह होगा आधा लड़के की तरह होगा। क्यों ऐसा होगा, देखो XX की वजह से ये 46 हो गए, वो लड़की की तरह बिहेव करेगा, वाई एक्स्ट्रा आ जाने पर उनमें दाढ़ी मूछे भी आ जाएगी, और ना तो टेस्टिस डेवलप करेगा ना तो ओवरी डेवलप करेगा, मतलब ये स्टेराइल होती है, मतलब नपुंसक होती है, सीधी सी बात है, सिंपल, ठीक है। चलो जो लड़का और लड़की दोनों तरफ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 3 में से एक कंफर्म आएगा, याद रखना, एकदम याद रखना। जो सिंबल बताया गया है वो हजारों बार पूछा गया है, हजारों बार, समझ रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों इसमें क्या क्या पूछता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन फिर आता है, 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है और तीनों के ध्यान दीजिएगा। तीनों के इसमें देखो कहता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग ये कहेंगे कि लिंग निर्धारण। अभी ये है क्या, ये 3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि आने वाली संतान मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। इस किस पर डिपेंड है, तो कहता है भैया ये क्रोमोसोम पर डिपेंड है। किस पर निर्भर होता है, क्रोमोसोम पे। तो देखो एक तो मानव में आता है बच्चों, मानव में आता है, मानव में लिंग निर्धारण ये, और आरेख के साथ आपको बनाना है लिंग निर्धारण। और दूसरा जो होता है बच्चों वो क्या होता है, दूसरा जो होता है वो होता है पक्षियों में लिंग निर्धारण। और तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है मधुमक्खी में, मधुमक्खियों में, हाँ मधुमक्खी। 3 में से एक कंफर्म आएगा, याद रखिएगा 3 में से। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मानव में लिंग निर्धारण पिता पर डिपेंड होता है। देखो मनुष्य में हम लोग देख रहे हैं मानव में कैसे दिखाई देता है, मानव में हम लोग कहते हैं कि सर जो है जो पुरुष होता है ना पुरुष, और जो होती है महिला ना मादा, ठीक है। स्त्री लिख दो नहीं बेइज्जती हो जाएगी। स्त्री और पुरुष में X और Y क्रोमोसोम होता है 23वीं जोड़ी, और माता में X और X होता है। एक ही पहले वाली 23वीं जोड़ी की बात मैं कर रहा, 23वीं जोड़ी की बात, हाँ बच्चों 23वीं जोड़ी। अब 22वीं जोड़ी तक सेम होता है XXX, मतलब लड़का हो चाहे लड़की। यही तो कारण है ना बच्चों, क्या कारण है, लड़का और लड़की में तुम देखोगे ना बहुत सारी सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी का मतलब होता है एक समान होता है। लड़की में 2 हाथ, लड़कों में 2 हाथ, 5 उंगलियां, आंख, नाक, कान, हृदय, लंग्स, पूरे तो सेम है ना जी। जो आर्गन अलग है वो किसकी जिम्मेदारी है, 23वीं जोड़ी की।
तो 23वीं जोड़ी में लड़की में ऐसा कुछ जीन होता है बच्चों, जीन होता है जो लड़की में क्या बनाता है, ओवरी का निर्माण करता है या यूट्रस बनाता है, यूट्रस यानी बच्चेदानी का निर्माण करता है। इसमें वाई क्रोमोसोम में कुछ ऐसे जीन होते हैं जो लड़की में नहीं होते हैं। ये कौन बनाता है, टेस्टिस बनाता है बच्चों, टेस्टिस या विषण बनाता है पुरुष में भैया। इतनी सी बात समझो। तो ये जीन की जिम्मेदारी है 23वीं जोड़ी के जीन की जिम्मेदारी। 22वीं जोड़ी तक लड़का लड़की में सेम सेम अंग बनाते हैं, इसलिए सेम सेम होते हैं, सीधी सी बात है। तो देखो अब इसमें देखिए, अगर कहता है कि अगर ये म्योसिस करता है एक्स एंड वाई एंड एक्स, ये है पुरुष और ये है स्त्री। अगर देखो अब सेक्स डिटर्मिनेशन किस पर डिपेंड है, तो हमेशा देखेंगे पुरुष का अगर म्योसिस होगा तो इसका जो स्पर्म बनेगा, एक स्पर्म तो एक्स वाला बन जाएगा, कुछ स्पर्म, और कुछ स्पर्म जो बनेगा वाई वाला बन जाएगा। मादा में जो ओवम बनेगा, ओवम एक्स वाला ही बनेगा और एक्स ही वाला बनेगा भैया, ऑटोसोमल है वो तो सेम सेम है। तो देखो बच्चों अब चांस की बात है। अब ये कहता है कि अगर एक्स क्रोमोसोम वाला पिता से गया और माता से एक्स वाला ही आएगा तो एक्स और एक्स लड़की होगा, है ना बच्चों। देखो हर कंडीशन में लड़की होगी। अगर पिता से वाई गया, माता से ऑटोसोम एक्स ही जाएगा ओवम से, तो एक्स और वाई हो जाएगा और एक्स एंड वाई हो जाएगा बच्चों। ये लड़का बनेगा और ये लड़की बनेगी, लड़की, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे कहते हैं मानव में लिंग निर्धारक किस पर डिपेंड है, किस पर बताओ, क्रोमोसोम पर। किसके क्रोमोसोम पर, वाई क्रोमोसोम पर, तो पिता पर निर्भर है ना। यस यस ना, यस। चलिए तो चलिए आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसको ये आरेख आता है बच्चों, इसको आप फटाक से लिख लीजिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ ना एकदम सेम वही लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए अगले चलते मानव को हटा देते हैं। 3 में से एक जरूर आएगा। आप कभी भी मॉडल पेपर देखिए तो आपको 3 में से एक जरूर दिखाई देगा बच्चों। चलो दूसरा आता है पक्षियों में लिंग निर्धारण। पक्षियों में कैसे दिखाई देता है, मानव की जस्ट उल्टा होता है। पक्षी में लिंग निर्धारण डब्लू और जेड टाइप का होता है, डब्लू और जेड। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, जो मादा होती है, मादा मतलब जो फीमेल चिड़िया होती है उसमें जेड और डब्लू होता है, यानी हेट्रो होता है ना, अलग अलग है। और जो पुरुष होता है यानी नर पक्षी होता है उसमें जेड और जेड होता है। अब भैया एकदम जज्बात ही बदल गया है ना, जज्बात का मतलब मनुष्य से एकदम उल्टा हो गया है ना। चलो अब देखो, मादा के ओवम बनेगा तो एक जेड वाला बनेगा और एक डब्लू वाला बनेगा, यस। और नर का जो स्पर्म बनेगा, स्पर्म बच्चों वो कैसे बनेगा, नर का जो स्पर्म बनेगा जेड और हर बार जेड ही वाला बनेगा, यस। अबे बेचारा नर। अब देखो इसमें क्या होगा, अगर इससे जेड, अगर ये मादा पक्षी से जेड आएगा तो इससे हमेशा जेड ही जेड आएगा। देखो हर बार इससे जेड आएगा, किससे आएगा, बेचारे से, पुरुष से। यहाँ पुरुष बेचारा परेशान आत्मा। अब यहाँ देखो, अगर मादा से ओवम के द्वारा ये ओवम बना है ना, इसमें स्पर्म बनेगा, स्पर्म, सीधी सी बात है। तो अगर डब्लू गया तो इधर जेड ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, जेड और डब्लू। देखो बच्चों, जेड और डब्लू। तो अब बताओ किस पर डिपेंड है, ये तो आप क्या होगा, ये मेल हो जाएगा, इसे मेल लिख दे नर, और इसे क्या लिखोगे, फीमेल बच्चों, है ना। तो किस पर डिपेंड है, पक्षियों में लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड है, मादा पक्षी पर है, क्योंकि उसके क्रोमोसोम जेड और डब्लू प्रकार के होते हैं अर्थात हेट्रो होते हैं, ठीक है, हेट्रो क्रोमोसोम वाले होते हैं, इसलिए मादा पर डिपेंड है। जो मैं बोल रहा हूं वैसे लिखो। अगले चलते हैं। अब देखो मधुमक्खी में और अजीबोगरीब कहानी है ना। मधुमक्खी कहती तेरी मेरी अधूरी कहानी, उसकी 2 कहानी होती है। किसकी, मधुमक्खी में। मधुमक्खी में अगुणित और द्विगुणित टाइप का होता है। चलो अगुणित और द्विगुणित समझते हैं, इसकी कभी स्टोरी समझाएंगे, लेकिन मैं समझाया भी हूं ना। मधुमक्खी में अगुणित
और द्विगुणित होते हैं। हेलो बच्चों, अब ये सर का तुम बवाल आ गुणित द्विगुणित लिखा तो इसको समझने के लिए इधर आओ। आ गुणित मतलब होता है हैप्लॉयड, हैप्लॉयड, और द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। ओके, इसे एन और इसे 2n के नाम से जानते हैं। चलो बच्चों देखो, जो मधुमक्खी में होता है ना, जो रानी मक्खी होती है, देखो इसकी कहानी बहुत अजीबोगरीब है, फिर कभी सुनाएंगे हम लोग। जो रानी होती, क्यून क्यून मेरी रानी, सुनो, जो रानी मक्खी होती है उसमें 32 गुणसूत्र होते हैं, 32 गुणसूत्र क्रोमोसोम। जब नर होता है ना, नर जिसे हम लोग ड्रोम बोलते हैं, उसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। जब रानी मक्खी ओवम बनाती है तो वो 16 क्रोमोसोम का ओवम बनाती है। हेलो बच्चों, यस। और जो स्पर्म बनाएंगे वो 16 ही क्रोमोसोम का बनाएंगे, जो स्पर्म बनेगा किसमें, नर मक्खी में। ठीक है, अब इसमें अर्धसूत्री होता है, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री होता है, और यहाँ पर समसूत्री होता है। ठीक है, समसूत्री हो जाएगा। ओके बच्चों, अब इन दोनों का मिलन होता है, रानी मक्खी और नर का, दोनों का मीटिंग होती है। ठीक है, मीटिंग होने पर देखो, अब इसका 16 इसका 16 कितना हुआ, 32 क्रोमोसोम। अब दोनों ये स्पर्म ओवम दोनों जुड़ गए तो इसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ना बच्चों, फर्टिलाइजेशन हुआ यानी निषेचन हुआ। हिंदी में बोले तो निषेचन हुआ बच्चों, है ना, निषेचन हुआ। तो अब देखो ये n और n क्या हुआ, 2n यानी द्विगुणित। अब इससे जो मक्खी बनेगी ना, या तो रानी मक्खी फिर जन्म लेगी या तो श्रमिक मक्खी लेगी, श्रमिक मक्खी। ओके, अब देखो, अब ये रानी मक्खी एक सीजन में एक बार ही ड्रोन के साथ मीटिंग करती है। ठीक है ना, दोस्ती यारी करती है। फिर उसके बाद जो है हमेशा वो 16 क्रोमोसोम वाले 16 क्रोमोसोम के अंडे देती है। ठीक है, क्या देती है, अंडे। और इसी के अंडे से फिर से उनके बच्चे का जन्म होता है, वो होते हैं उनके नर मक्खी यानी ड्रोन बच्चों, ड्रोन। तो देखो इसके बच्चे दो तरीके से बने ना, कैसे, एक तो 16n नंबर वाले बनते हैं, इसे आगुणित कहते हैं, 2n बनते हैं, ये इसे द्विगुणित कहते हैं। तो मधुमक्खी में दो तरीके से लिंग निर्धारण होता है, जैसे आगुणित और द्विगुणित टाइप का। ठीक है, इन तीन में से एक क्वेश्चन कंफर्म है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, फटाफट देखिए। 3 क्वेश्चन को आप एकदम रट लेंगे और 3 में से एक जरूर आएगा, क्योंकि 7 मॉडल पेपर बनाता है, पता नहीं किस को कौन मॉडल पेपर मिल जाए, है ना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग अगली क्लास। कैसे, इसमें देखो, अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेंगे, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन जो आता है दूसरा, वो है अनुवांशिकी विकार। क्या है, अनुवांशिक। अभी मैंने क्रोमोसोमल विकार बताया, अब है अनुवांशिकी विकार। चलो फटाफट बताओ। अनुवांशिकी विकार में बच्चों, अनुवांशिकी विकार में देखो 2 कंफर्म एकदम याद ही रहना चाहिए। एक आपको कौन याद होना चाहिए, एक होना चाहिए कलर ब्लाइंड, CB के नाम से जानते हैं इसे, वरांधता, अलग पता नहीं कैसे नाम है, वरांधता या CB, कलर ब्लाइंड के नाम से जानते हैं। यस सर, एकदम रट लेना। सेकंड नंबर आपको देखो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, 2 तो कंफर्म रट ही लो, एकदम कंफर्म रट डालो। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें से एक जरूर आएगा, याद रहेगा। चलिए, एक होता है सीकल सेल अनीमिया। ठीक है ना, इसे हम लोग कहते हैं दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है ना बच्चों, याद रहेगा ना। मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, जिस भी क्वेश्चन पे आपको डाउट्स होगा फटाक से बता देना कि कौन सा नहीं आ रहा। मैं उसको तुरंत वीडियो का लिंक भेजूंगा, तुरंत पढ़ लेगा। ठीक है ना, इन 3 में से कंफर्म एक आएगा, याद रख लेना, एकदम याद रहेगा ना जी। यस सर, याद रहेगा। तीनों में से याद बता देना, मैं तुरंत लिंक भेजूंगा। इसका मेरे चैनल पे ही चले जाओ, तो इसको मैं अलग से वीडियो एकदम बनाया, इसका भी बनाया, इसका
ना एकदम डीपली समझाया हूँ, ठीक है। वैसे मैं लिंक इसमें दे दूंगा, आप लोग जा करके देख लीजिए। मेरे चैनल में खुद वीडियो पड़ा बहुत बेहतरीन तरीके से, मैं आपको बस बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन आने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना, एकदम रट ही डालना, ठीक है। अब भाई इतना कर लोगे ना तो कोई माई का लाल नहीं है कि तुम्हें अच्छे नंबर से रोक सके। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका क्वेश्चन हम लोग दूसरा आता है, द्विगुणित डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है बच्चों, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है दुई संकर, दो जीन का प्रयोग मतलब समझते ना, 2 जीन एक्सपेरिमेंट, 2 जीन का प्रयोग, ठीक है ना जी। इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अच्छा, इसका रेशियो क्या होता है, F2 का रेशियो बताओ, 9:3:1 आता है। ये कई बार पूछा गया, 100%, ठीक है ना, ये याद रखना। अच्छा, डाई हाइब्रिड में हम लोग एक कॉलम बनाते हैं ना, 2 जीन को लेकर के प्रयोग करते हैं। इसका 16 कॉलम ऐसे पनेट का रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे बनाते हैं। इस चीज को बनाना लेना, उसमें F2 जनरेशन में इसका रेशियो आएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, जब दो तुलनात्मक लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है। जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो तुलनात्मक लक्षण कौन कौन से हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो लिया गया था बीज का आकार लिया गया था। बीज का आकार कैसे था सर, गोल था और झुर्रीदार था, है ना बच्चों, गोल और झुर्रीदार था। और दूसरा था बीज का रंग लिया गया। बीज का रंग कैसे दिखाई दिया, एक तो पीला था और दूसरा था हरा, ठीक है, 2 चीज था। तो इन दोनों में क्रॉस कराने थे, मतलब एक पौधे ऐसे लिया गया जो गोल था यानी R और R, और दूसरा क्या था Y और Y यानी पीला था। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे हम यहाँ पे लिख दिए गोल और दूसरा लिखे पीला, ठीक है। अब दूसरे इसके अकॉर्डिंग दूसरा पौधा कैसे था, तो उसे हम लोग बोले हरा, गोल के बाद झुर्रीदार लिख दो, कंपेयर करना, झुर्रीदार और दूसरा था हरा। तो झुर्रीदार के लिए क्या लिखेंगे, इसके कंपेयर में स्मॉल r और इसके कंपेयर में स्मॉल y। दोनों को क्रॉस कराते हैं बेटा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये F1 जनरेशन हुआ। F1 जनरेशन में इन दोनों में से एक ही लक्षण दिखाई दिया। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमें पहले से बताता है। तो देखो यहाँ पे कैसे दिखाई दिया, गोल और कैसे दिखाई दिया, पीला, ठीक है। लेकिन F2 जनरेशन में गोल और पीला के साथ साथ इसका 9:3:1 दिखाई दिया। कैसे, देखो गोल कैसे दिखाई दिया, 9 पौधे गोल और पीला दिखाई दिए थे, 9 पौधे गोल और पीला। फिर इसमें 3 पौधे गोल और हरा दिखाई दिया था, 3 पौधे। और फिर इसके बाद झुर्रीदार और पीला दिखाई दिया था बच्चे, 3 पौधे। और फिर दूसरा दिखाई दिया था झुर्रीदार और हरा दिखाई दिया था 1 पौधे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं 9:3:1 के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको बताएंगे। इससे एक क्वेश्चन आता है, एक नियम और है जिसे मेंडल के नियम, 3 नियम में से 2 नियम बता चुका, तीसरा नियम है जिसे हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र अपव्याहुन का नियम। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, स्वतंत्र अपव्याहन का नियम। स्वतंत्र अपव्याहन का नियम, ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्र अपव्याहन कहता है, स्वतंत्र अपव्याहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट, ठीक है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट ऑफ लॉ। देखो इसने कहा कि देखो, इसका मैं एकदम शॉर्टकट में लिखता हूँ, ध्यान सुनिए। उसने कहा जब प्रबल का लक्षण, प्रबल का यानी डोमिनेंट, जब प्रबल का लक्षण प्रबल के साथ ही नहीं बल्कि अप्रबल के साथ जुड़ सकता है। इसी प्रकार
अप्रबल का लक्षण, अप्रबल के साथ थोड़ा सा लिखने में देरी होगी, साथ ही नहीं बल्कि प्रबल के साथ भी जुड़ सकता है, प्रबल के साथ जुड़ सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, जुड़ सकता है। ठीक है ना बच्चों। देखो ये इधर देखो प्रूव करते प्रबल का लक्षण, यानी ये प्रबल था गोल और पीला, देखो ये दोनों प्रबल है, ये दोनों अप्रबल है, तो प्रबल का लक्षण प्रबल के साथ तो जुड़ा ही है, राइट सर। प्रबल का लक्षण अप्रबल के साथ जुड़ा है, देखो हरा के साथ। इसी प्रकार अप्रबल जुड़ा है, झुर्रीदार और हरा, लेकिन अप्रबल का लक्षण पीला के साथ यानी प्रबल के साथ जुड़ा है। इसे ही कहते हैं स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। इसका अर्थ ये होता है, इसका मतलब ये है कि जीन जो है एकदम स्वतंत्र होता है। ठीक है, एकदम स्वतंत्रता दिवस मनाया 15 अगस्त से, वो किसी के भी साथ जाकर के दोस्ती यारी कर सकता है, चाहे प्रबल के साथ करे चाहे अप्रबल के साथ करे। तो मेंडल ने इसका नाम दिया कि स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। आप स्वतंत्र हो, किसी के साथ दोस्ती यारी कर लेता है और दोस्ती यारी करके एक नया लक्षण शो करता है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाक से देखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से मैं समझा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन देखो, जो नियम में आता है, मैं इसको लिख रहा हूँ और समझा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आता है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन है भाई साहब। देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल सिद्धांत। क्या नाम है? क्रोमोसोमल सिद्धांत। किसने दिया था बताओ, किसने दिया था बताओ, फटाक से बताओ। क्रोमोसोमल सिद्धांत आता है एक जीन का सिद्धांत वाले हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चों? जीन का सिद्धांत में हम लोग टी.एच. मॉर्गन याद रखिएगा। किस पर प्रयोग किए थे? ड्रोसोफिला, है ना, फल मक्खी पर किए थे। ड्रोसोफिला ब्लैनोगास्टर, इसी तरह उसका अजीबोगरीब नाम है। टी.एच. मॉर्गन ने फल मक्खी पर एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके क्या प्रूव किया था? तो उन्होंने सहलग्नता यानी इसको इंग्लिश में होते लिंकेज बोले, है ना बच्चों। और दूसरा सहलग्नता के साथ साथ क्या किया था बताओ? सहलग्नता के लिंकेज के साथ उन्होंने रिकॉम्बिनेंट क्या किया था? रिकॉम्बिनेंट बताया था। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है पुनयोर्गज, ऐसे कुछ नाम है उसका। रिकॉम्बिनेंट मतलब नया लक्षण, पेरेंट्स के अलावा नए लक्षण शो करना। जैसे देखो यहाँ पे सहलग्नता का मतलब ये होता है कि माता पिता के कुछ ऐसे जीन होते हैं जो उनके बच्चों में सीधा ट्रांसफर हो जाता है, कोई चेंजिंग नहीं होता। कभी कभी आप माता पिता के देखो बच्चे को तो काफी है, हम लोग अरे फलानमा की बिटिया बेटवा अपने मम्मी पापा का पढ़ा, है ना, सीधा। तो माता पिता के जो जीन है सीधा उनके बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, कुछ हम लोग अंतर भी है, मम्मी पापा से अलग है, तो मम्मी पापा से जो अलग है उसे रिकॉम्बिनेट यानी नया लक्षण शो करता है। तो इन्होंने ये प्रूव करके बताया था। ठीक है ना बच्चों, तो ये दोनों सहलग्नता और रिकॉम्बिनेंट भी पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, ओके। चलिए तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। जो नए बच्चे आए हैं वो थोड़ा सा हमारी मदद करेंगे, मदद करने के मतलब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। इसी तरह मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आता रहूँगा। देखिए जो क्वेश्चन का डाउट्स होगा आप फटाक से मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए बाय।